Good afternoon. You are most welcome the Super Success चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। जनरल साइंस की सीरीज में अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्लड, रक्त परिसंचरण और रक्त। इसमें हम रक्त के बारे में चर्चा करेंगे। रक्त के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से सर्कुलेट होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, इन और ब्लड से संबंधित डिजीज क्या होती है, बीमारियां क्या होती हैं। काफी बड़ा चैप्टर है, इससे कई क्वेश्चंस आते हैं। हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। ब्लड ग्रुप से भी आता है और ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं, जो घटक हैं, उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं और सर्कुलेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो रक्त है क्या वास्तव में? हम जितने भी प्राणी हैं, हमारे धरातल पर जितने भी प्राणी हैं, हर प्राणी के अंदर रक्त है, ब्लड है। लेकिन ब्लड अलग अलग अवस्थाओं में है, अलग अलग फॉर्म में है, अलग अलग है। लेकिन सबसे शुद्ध और सबसे अच्छा जो ब्लड होता है वो मनुष्य का होता है। यहाँ पर हम मनुष्य के ब्लड की ही चर्चा करेंगे। मनुष्य के ब्लड जो होता है वो एक अपने आप में ब्लड बनता कैसे है। जो कुछ भी हम खाते हैं, हम क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, फैटी एसिड लेते हैं और अपने आप में वसीय अम्ल है और अमीनो एसिड है। इससे प्रोटोप्लाज्म बनता है और उसी से हमारी टिश्यूज बनते हैं और उन्हीं में से एक कनेक्टिव टिश्यू है जो संयोजी ऊतक है, जिसमें फाइबर्स नहीं होते, जिसमें रेशे नहीं पाए जाते, और उसी को हम ब्लड कहते हैं। अब इसमें जब रेशे नहीं पाए जाते ब्लड में, तो ब्लड हमारे शरीर के अंदर जो हमारी नलिकाएं हैं, उन नलिकाओं को हम जो ट्यूब्स हैं, उन ट्यूब्स को जो है धमनी और सिराएं कहते हैं। धमनियां और सिराएं कहते हैं। आर्टरीज कहलाती है और वेन्स कहलाती है। आर्टरीज कहलाती है और वेन्स कहलाती है। ये आर्टरीज और वेन्स हैं, जो धमनियां और सिराएं हैं, वो हमारे हार्ट से जुड़ी हुई हैं, वो हमारे हृदय से जुड़ी हुई हैं। हृदय से जितने ऑर्गन्स हैं उन तक रक्त पहुंचाने का जो जिम्मेदारी है, जो काम है, वो धमनियों की है, वो आर्टरीज की है। और जितने भी ऑर्गन्स हैं उनसे रक्त हृदय में पहुंचाने की जिम्मेदारी सिराओं की है, वेन्स की है। तो ये जो रक्त है वो हमारे धमनी और सिराओं में कभी रुकता नहीं है, कंटिन्यू बहता रहता है, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें फाइबर्स नहीं होते, इसमें रेशे नहीं होते। तो इसीलिए संपूर्ण बॉडी में जो हमारा रक्त बहता है उसको रक्त परिसंचारी तंत्र कहते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि हमारे शरीर में कितनी मात्रा में रक्त हो। वास्तव में हर व्यक्ति का जो वजन होता है, जो बॉडी का वेट होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबकी बॉडी का जो वजन होता है वो अलग अलग होता है। वजन के हिसाब से ही रक्त होना चाहिए। संपूर्ण बॉडी, जो हमारे संपूर्ण बॉडी का वेट है, उसका 1/15 या 7% जो है ब्लड होना चाहिए। यानी कि एक जो है सामान्य वयस्क युवक में 4 से 5 लीटर तक रक्त होता है। महिलाओं में अपेक्षाकृत रक्त की मात्रा कम होती है, ब्लड लेवल कम होता है। वैसे संपूर्ण बॉडी के, संपूर्ण शरीर के भाग का 1/15 या 7% या 7% ब्लड को अच्छा ब्लड माना जाता है। इतना ही ब्लड होता है, 4 से 5 लीटर। अब जो ब्लड होता है इसका पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। 7 का मतलब 4 का मतलब हुआ ये लाइटली बेसिक होता है, हल्का सा क्षारीय होता है, हल्का सा ब्लड क्षारीय होता है। जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स तक पहुंचता है, जो अंगों तक पहुंचता है, वो ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से पहुंचता है। जितनी भी चीजें हैं वो सब ब्लड में घुली रहती है, चाहे वो फैटी एसिड है, चाहे वो आपका ग्लूकोज है, चाहे एनर्जी के लिए है, चाहे मिनरल्स हैं, साल्ट हैं, वो सब हमारे जो है ब्लड में घुले रहते हैं। वो सभी चीजें हमारे ब्लड में घुली रहती है। ब्लड ही हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियमित करेगा। ब्लड ही जो है शरीर में भोज्य पदार्थों को, जो डाइजेस्ट फूड है, उसे पहुंचाएगा। अब ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मुख्यतः 2 कंपोनेंट होते हैं ब्लड के। एक तो होता है रक्त प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा कहलाता है, और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं, जिन्हें हम ब्लड कॉर्पस कहते हैं। रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो एक ठोस पार्ट है और ये हमारा एक तरल पार्ट है। तो इस
इसमें रक्त प्लाज्मा जो होता है वो टोटल रक्त का लगभग आधा भाग होता है, अप्रोक्सीमेटली 55 से 60% होता है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा अपना 55 से 60% लगभग भाग होता है और ये पीले रंग का द्रव है। कुल रक्त का लगभग 55 या 50% होता है। इसमें 92% ब्लड प्लाज्मा में पानी होता है। ब्लड प्लाज्मा में पानी होता है, हमारे सबके शरीर में ब्लड प्लाज्मा है और इसमें अकार्बनिक पदार्थ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट्स खुले रहते हैं। कार्बनिक पदार्थ में क्या होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन होते हैं, वसीय अम्ल होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, ये सब और बहुत सारी तरीके की प्रोटीन होती हैं, जो थ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है जो हमारे लीवर से सेक्रेटेड होती है, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। इसके अलावा उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं, जो यूरिया है, अमोनिया है, ये सभी भी जो है ब्लड प्लाज्मा में घुले रहते हैं। ब्लड प्लाज्मा में कुछ और भी प्रोटीन होती है जिन्हें हम एंटीजन प्रोटीन कहते हैं। अब दूसरा जो भाग है उसे कहते हैं रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं जो होती हैं हमारी वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है आरबीसीज, लाल रक्त कणिकाएं, इन्हें रेड ब्लड कॉर्पल्स कहते हैं। इन्हें एर्थ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? एर्थ्रोसाइट। दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं, इन्हें कहते हैं ल्यूकोसाइट। क्या कहलाती है? ल्यूकोसाइट। और तीसरी जो होती है वो थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स होती है। जो आरबीसीज होती है ये रक्त का शोधन करती है, प्यूरिफाइड द ब्लड। और जो डब्ल्यूबीसी होती है वो हमारे रोगों से रक्षा करती हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, तमाम तरीके की बीमारियों से हमारी रक्षा करती है। अब तीसरी जो होती है जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं वो रक्त का जमना यानी कि ब्लड को क्लोट करती हैं। तो अब हमें तीनों के विस्तृत फंक्शन की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, एग्जाम में आते हैं। और मैं अब आपको रक्त कणिकाओं के बारे में एक जानकारी दे रहा हूँ, संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। और उसमें जो तीनों प्रकार की रक्त कणिकाएं हैं जिन्हें एर्थ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, एर्थ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, तीनों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। और उसके लिए है यहाँ पे मैं डालता हूँ रक्त कणिकाएं। ठीक, रक्त कणिकाएं हमारी कितने प्रकार की हैं? एक रक्त कणिका जिसके बारे में अभी हमने लिखा था उसे कहते हैं आरबीसीज यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। ठीक, दूसरी कौन सी है हमारी? जो है डब्ल्यूबीसीज यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक, और एक तीसरी जो होती है, जो थर्ड होती है, जिन्हें आपने अभी देखा था, क्या कहलाती हैं? उन्हें कहते हैं हम थ्रोम्बोसाइट और इन्हीं को हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। ये मनुष्य प्रजाति है जिसके अंदर प्लेटलेट्स होती है, थ्रोम्बोसाइट्स होती है। तो अब ये है रक्त, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, जो रेड ब्लड कॉर्पल्स होती है, इनका जो मुख्य काम है, जो मेन फंक्शन है, वो मेन फंक्शन ये है कि रक्त का शोधन। क्या करेगी ये? रक्त का शोधन करती है। रक्त का शोधन, रक्त का क्या करती है? शोधन करती है, प्यूरिफाइड द ब्लड। रक्त का शोधन कैसे करेगी? इनके अंदर एक जो है आयरन प्रोटीन होती है, ये एक लौह प्रोटीन होती है और उस लौह प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। इसे कहते हैं हम हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन एक आयरन प्रोटीन होती है जो इसमें पाई जाती है। ये आयरन प्रोटीन के अंदर ये क्षमता होती है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होती है उसका ये विनिमय करती है। विनिमय का मतलब एक्सचेंज करती है। जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो हमारी जो बॉडी सेल्स हैं उनको ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है।
तो ये उन बॉडी सेल्स से ऑक्सीजन को जो है दे देती है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे ब्लड का प्यूरिफाइड करती है। तो अगर हम Hb+O2 अगर किसी भी रक्त में हीमोग्लोबिन है और ऑक्सीजन है, तब इसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहलाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ये एक तरीके का, अगर हम कहें, ये एक तरीके का प्योर ब्लड है। कैसा ब्लड है? प्योर ब्लड। और ये प्योर ब्लड जो होगा ये होता है चटक लाल रंग। इसका कैसा होगा? चटक लाल रंग होगा और ये प्रवाहित होता है धमनियों में। तो हमने लिख लिया धमनियों में प्रवाहित, धमनियों में बहता है। देखो एक बार, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिला के क्या होता है? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, प्योर ब्लड, चटक लाल रंग का होगा और धमनियों में प्रवाहित होगा। धमनियां हमारे हृदय से, जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं, उनके लिए रक्त पहुंचाने का काम करती है। अब इन केस इसमें हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तब ये कहलाता है आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कहलाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तब इसे कहेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये एक इम्प्योर ब्लड है, ये एक अशुद्ध रक्त है। कैसा है? इसे कहते हैं इम्प्योर। ये इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध रक्त है। ये होगा आपका, इसका रंग होगा बैंगनी रंग। कैसा होगा? बैंगनी रंग का होता है और ये शिराओं में प्रभावित होता है, शिराओं में प्रवाहित होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? एक आयरन प्रोटीन है। आयरन प्रोटीन क्या करती है? ऑक्सीजन को अवशोषित करने की क्षमता होती है और ये शरीर के कोने कोने में ऑक्सीजन पहुंचाती है। ब्लड में जो डिजोल्व होती है ऑक्सीजन, वही शरीर में पहुंचती है। अगर ऑक्सीजन ब्लड में हीमोग्लोबिन में घुल जाती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। हमारा जो शरीर है इसमें जो है हीमोग्लोबिन का लेवल जो है एक निश्चित मात्रा में बना रहना चाहिए। इस लौह प्रोटीन का लेवल निश्चित मात्रा में बना रहना चाहिए, 10 से नीचे नहीं आए। लेकिन हीमोग्लोबिन का जो स्तर है, अगर हम कहें महिलाओं में हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो होता है आपका 12 से 14 पर 100 सीसी। और अगर हम कहें पुरुष में जो है, या पुरुषों में 14 से 16 पर 100 सीसी क्यूबिक मीटर के बराबर होता है। इतना जो है ये हमारा हीमोग्लोबिन का स्तर है। हीमोग्लोबिन का स्तर जो है 10 से नीचे नहीं आना चाहिए। हीमोग्लोबिन अगर कम होता है तो इसका मतलब हमारे शरीर में वास्तव में ब्लड की मात्रा कम हो रही है। हमारे शरीर जो हमारा ब्लड है वो लाल रंग का क्यों है? क्योंकि उसमें लौह प्रोटीन है, आयरन प्रोटीन है। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे जो ब्लड होता है हम लोगों का वो लाल होता है। इसी कई क्वेश्चन आए हुए हैं, लाल रंग का होता है। अब आरबीसी जो होती है, इनमें एक पहला फंक्शन मैंने बताया आपको कि आरबीसी में जो है आयरन प्रोटीन होती है, लौह प्रोटीन होती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि इस लौह प्रोटीन को, ये जो हीमोग्लोबिन है वो पर्याप्त मात्रा में बना रहेगा तो हमारा ब्लड पर्याप्त मात्रा में होगा। ये हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो बढ़ता घटता रहता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई में पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों में जाने पर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। जब हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो अपने आप में उस बीमारी को, एक बीमारी है और उसे कहते हैं पॉलीसाइथेमिया।
ये पहाड़ी लोगों में होती है। पहाड़ी लोगों का जो चेहरा होता है वो लाल रंग का होता है एकदम से, क्योंकि उनकी जो है ब्लड में आरबीसीज की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि ज़्यादा मात्रा होना नहीं चाहिए आरबीसीज की, क्योंकि उससे मेटाबॉलिज्म के रेट होगा ज़्यादा होगा और भी डिसऑर्डर हो सकते हैं। अगर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए, ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए, तो इससे जो है एनीमिया हो जाता है, जिससे रक्त अल्पता या खून की कमी कहते हैं। एनीमिया हो जाता है जिससे रक्त अल्पता या खून की कमी कहते हैं। और ये एनीमिया जो बीमारी होती है और उसको सही करने के लिए कहते हैं कि भोजन में पर्याप्त मात्रा में आयरन होना चाहिए, और इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि पालक है या जो है आपका सैलड है या आपका जो है धनिया है, ऐसी चीज़ों को खाया जाए जिसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन हो। जब आयरन पहुंचेगा तो अपने आप ही आयरन प्रोटीन और ज़्यादा बनेगी, और आयरन प्रोटीन को ही हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब जो आरबीसीज होते हैं हमारे, इनकी कुछ विशेषताएं और भी हैं। आरबीसीज की जो आरबीसीज जो हमारी जो बड़ी हड्डियों की बोन मैरो है उसमें बनते हैं, जैसे हमारी जो पैर की हड्डियां, ये रिब्स है, ये हमारी टिबिया है, फिबुला है, फीमर है, और जो हमारी पसलियां हैं इन हड्डियों में बनते हैं। और एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज में, भ्रूणावस्था में, ये स्प्लीन और यकृत में बनते हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं हम लोग, वयस्क हो जाते हैं, तो स्प्लीन में जाके और यकृत में जाके, लीवर में जाके इनकी डेथ हो जाती है। तो स्प्लीन के लिए जो है आरबीसी की कब्रगाह भी कहते हैं कि वहाँ इनकी डेथ होती है जाके। ये दरअसल है क्या, इनकी आयु जो होती है वो 100 से 120 दिन की होती है। अगर हम पूछें कि इनकी आयु कितनी है, 100 से 120 दिन की होती है इनकी आयु। इनकी संख्या कितनी होती है, अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आरबीसीज की संख्या कितनी होती है, तो अब आप बताओगे कि पुरुष में होती है लगभग 55 लाख। कितनी होती है? 55 लाख जो है पर क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होती है, क्यूबिक मीटर के बराबर रक्त में। और महिला में जो संख्या होती है, और या फिर ये कहे हम यहाँ पे स्त्री लिख देते हैं, स्त्री में जो संख्या होती है वो होती है 45 लाख पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, इतनी होती है 45 लाख। और ये आपका 55 लाख होती है, क्योंकि महिलाओं में थोड़ा ब्लड की मात्रा कम होती है, इसलिए आरबीसीज की संख्या भी कम होती है। आरबीसीज की संख्या भी कम होती है। तो आरबीसीज जो है हमारे बॉडी कैसा होगा, आरबीसीज की वजह से हमारी बॉडी का रंग जो है, ब्लड का रंग लाल होता है आरबीसीज की वजह से। अब हम आते हैं आपके पास इधर डब्ल्यूबीसीज की तरफ आते हैं। डब्ल्यूबीसीज है क्या, ये दरअसल क्या है, ये हमारी बॉडी का ये प्रतिरक्षा तंत्र, जो इम्यूनिटी होती है, जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी का मतलब है कि जब भी कभी डब्ल्यूबीसी होगी और डब्ल्यूबीसी में उसने जो है किसी भी रोगाणु को देख लिया। रोगाणु जो होते हैं हमारे बैक्टीरिया या वायरस होते हैं जो बॉडी में पहुंच जाते हैं। अब बैक्टीरिया और वायरल डिजीज भी होती हैं, ढेर सारी बीमारियां पैदा करते हैं। तो जब कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी की सेल पे अटैक करता है, तो सेल्फ डिफेंस करती है, सेल अपने आप का बचाव करती है। उसके लिए प्रोटीन का भी सेक्रेशन होता है, जैसे इंटरफेरॉन प्रोटीन बनती है, सेल्फ डिफेंस के लिए जो है बनती है। लेकिन इससे पहले डब्ल्यूबीसी अगर उसे देख लेती हैं, तो डब्ल्यूबीसी जो होती है वो उसे पकड़ लेती है, और पकड़ने के बाद अपना आकार कुछ ऐसे बना के, ये स्यूडोपोडिया होता है, मतलब छद्म कूटपाद होता है, इनके पैर नहीं होते, इस तरीके से चलती है। और यहाँ पे जाके ये जो है, ये रोगाणु जो होते हैं, जो पैथोजन होते हैं, उन पैथोजन को पकड़ के मार देती है और हमारी कोशिकाएं बीमार होने से बच जाती है। तो इसलिए क्या करती है, बॉडी की रक्षा करती है। अब इनकी संख्या की बात आती है, तो संख्या जो है, जो पुरुष में होती है वो होती है लगभग 8000। कितनी? 8000। और महिलाओं में होती है आपकी, महिलाओं में जो है फीमेल में संख्या जो होती है
और ये मेल है, उसमें होती है 7200। इनकी संख्या कितनी होती है? 7200। ये दरअसल है क्या कि इनके अंदर हमारी बॉडी में जब कभी भी बैक्टीरिया वायरस पहुंच जाते हैं या कोई जीवाणु या वायरस हो, बैक्टीरिया हो, या फिर कोई कीड़े मकोड़े जैसे वॉर्म्स होते हैं वो भी बॉडी में चले जाते हैं, तो एंटीजेंस बनाते हैं। ये हानिकारक प्रोटीन सेक्रेटेड होती है, और जब हमारी बॉडी स्वस्थ तभी रह सकती है जब एंटीजन ज़्यादा मात्रा में ना बने। लेकिन एंटीजन को ये अपने आप में ये ऐसी होती है कि एंटीबॉडी में चेंज कर देती है। ये काम कौन करता है? WBC करता है। ये किसमें चेंज कर देगा? एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज जो है लाभदायक प्रोटीन होती है, और एंटीजन्स जो है हानिकारक प्रोटीन होती है जिनसे हमारे शरीर को बीमारी से बचा लेती है। एंटीजन्स, तो ये सबसे पहला काम इनका है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। अब ये चूंकि रोगाणुओं से निरंतर लड़ती रहती है, फाइट करती है, और इसलिए इनकी जो आयु होती है वो कम होती है, 1 से 4 दिन की होती है। इनकी आयु कितनी है? 1 to 4 days। इनकी आयु कितनी है? 1 से 4 दिन की होती है। और WBC, ये हमारे पास जितनी भी जो है सेल्स है, इन सेल्स में चाहे वो थ्रोम्बोसाइट्स है चाहे वो RBCs है, इनमें सिर्फ जो है WBC है जिसमें केंद्रक होता है। WBC है जिनमें केंद्रक होता है, और किसी में केंद्रक नहीं होता। एक्सेप्शनली जो RBCs होती है, जो पेरू में एक लामा है या ऊंट है, उसकी RBCs में केंद्रक होता है। हम लोगों की RBCs में जो है केंद्रक नहीं होता, हम लोगों की RBCs में केंद्रक नहीं होता। तो WBC क्या करती है? हमारे जो है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। अब WBC जो होती है वो अपने आप में कई प्रकार की होती है, और इसमें जो है जैसे इसमें है एसिनोफिल्स, ये भी WBC एसिनोफिल्स। इसके अलावा ये है बेसोफिल्स, ये भी WBC है नी, और एसिनोफिल्स, बेसोफिल, और इसमें आपका है न्यूट्रोफिल्स। क्या नाम है इनका? न्यूट्रोफिल्स। ये अपने आप में ऐसी हैं जिनमें कणिकाएं नहीं होती, इसलिए इसे कहते हैं कणिका रहित। क्या कहलाती है? कणिका रहित। अब एसिनोफिल्स की अगर मात्रा बढ़ती है, अगर इनकी मात्रा बढ़ जाए एसिनोफिल्स की, तो उससे एक बीमारी हो जाती है, और उसे कहते हैं एसिनोफिलिया। ये बीमारी है एक तरीके की एसिनोफिलिया। ये दरअसल एसिनोफिल्स हमें एलर्जी से बचाती है, लेकिन इनकी संख्या अगर बढ़ जाए तो हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी व्यक्ति को। तो छोटी छोटी जैसे सर्दी, जुकाम या धुएं से एलर्जी होना उसे शुरू हो जाएगी, और उसे एसिनोफिलिया बीमारी कहते हैं। ज़्यादातर ये डिजीज़ जो है एक तरीके का डिसऑर्डर ही कह सकते हो। ये उन लोगों में होता है जिनमें कभी बचपन में कभी निमोनिया वगैरह रहा हो, वहाँ पर एसिनोफिलिया हो जाता है। और एसिनोफिलिया का मतलब है WBC की संख्या बढ़ना। और जो T4, T3 सेल होती है वो भी हमारी WBC होती है। और WBC जो होती है इसमें केंद्रक होता है, और इसीलिए जो HIV वायरस है वो WBC को ही शिकार बनाता है। जो HIV वायरस होता है, जैसे एड्स बीमारी होती है, वो WBC को ही शिकार बनाता है। तो इनको जो है ये अपने आप में छोटी हड्डियों की अस्थिमज्जा में बनती हैं। आयु बहुत ज़्यादा दिन नहीं होती, 1 से 4 दिन के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। अब तीसरी जो रक्त कणिकाएं हैं, आइए हम उसकी भी चर्चा कर लें। अब ये 2 की चर्चा हो चुकी है, अब हम तीसरी पे जाते हैं। और तीसरी के बारे में जरा देखो, इनका फंक्शन क्या है। इन्हें हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स को एक दूसरा नाम है जो मैंने हटा दिया था, प्लेटलेट्स कहलाती हैं। इनकी संख्या अनंत होती है, बहुत सारी संख्या होती है बॉडी के अंदर। प्लेटलेट्स घटती नहीं है, लेकिन किसी कारण से घट भी सकती हैं। जो तमाम डेंगू फीवर वगैरह जो चल रहे हैं आजकल, ये प्लेटलेट्स को प्रभावित करते हैं। ये काम क्या है इनका प्लेटलेट्स का? जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं इनमें भी केंद्रक नहीं होता, इनमें भी केंद्रक नहीं होता। और ये भी जो है
न्यूक्लियस लेयर से होती हैं। अब जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका काम है एक तरीके से रक्त का जमना। रक्त का जमना में ब्लड क्लॉट, ये अपने आप में क्या कराएगा, मैंने क्लोटिंग कर दिया, ब्लड क्लोटिंग कराता है। सामान्यतः जो रक्त होता है वो हमारी रक्त वाहिकाओं में नहीं जमता। रक्त वाहिकाएं जो होती है हमारी धमनी और सिराएं होती है। जब बॉडी में रक्त फ्लो होता है तो कंटिन्यू फ्लो में रहता है, बहता रहता है, ये जमता नहीं है। लेकिन जब कभी भी इंजर्ड हो जाए, जब हम कभी घायल हो जाते हैं, जब हम कभी चोट लग जाती है, जैसे उंगली में चोट लगे, हाथ में चोट लगे, तब जब वाहिकाएं नष्ट हो जाती है, जो ब्लड जो है कॉर्पस होती है, कैपिलरीज होती है, वो नष्ट हो जाती है और ब्लड हमारा निकलने लगता है। और जब कंटिन्यू निकलने लगता है, ऐसे में ब्लड का रोकना ज़रूरी होता है और ब्लड को स्वयं अपने आप में थक्का जमता है। ब्लड के थक्का जमाने वाले जो घटक होते हैं वो ब्लड में ही होते हैं। और मुख्यतः घटक कौन कौन से होते हैं जो ब्लड क्लॉट के लिए ज़रूरी हैं घटक, वो होता है नंबर 1 हमारे ब्लड के अंदर ही विटामिन के होती है। और दूसरा क्या होता है, ब्लड में उपस्थित होता है कैल्शियम और वो थ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन बदलेगा। और इसके अलावा इसमें जो है एक प्रोटीन होती है ये, जिसे हम कहते हैं क्या कराएंगी, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन। ये यकृत से निकलती है, यकृत से जो है स्रावित होती है, सेक्रेटेड फ्रॉम लीवर, सेक्रेटेड फ्रॉम लीवर। प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन जो होती है, और इसी में जो है फाइब्रिन होती है, ये फाइब्रिन होती है, या फाइब्रिन को हम फाइब्रिनोजन बनते हैं, ये लीवर से निकलती है। किससे निकलेगी, लीवर से। और इसके अलावा हमारी जो बॉडी सेल्स हैं वो अपने आप में रक्त का थक्का स्वयं ही जमाती है। जब कभी किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो 2 से 4 मिनट के अंदर उसका रक्त जम जाता है। ये एक ब्लड क्लॉटिंग रासायनिक क्रिया है, एक केमिकली एक्शन है, एक केमिकली प्रोसेस होती है। ब्लड कंटिन्यू हमारे शरीर में इसलिए बहता है क्योंकि उसमें हेपेरिन होता है, और ये जो है कैल्शियम जो होता है ये हेपेरिन के प्रभाव को कम कर देता है। जब हेपेरिन के प्रभाव को कम होता है तो जो थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है वो फाइब्रिन प्रोटीन को उत्प्रेरित करती हैं। और उससे होता क्या है, जो फाइब्रिन प्रोटीन बनती है उससे होता क्या है, इस तरीके से धागे बन जाते हैं, फाइबर बन जाते हैं। और ये फाइबर बन जाते हैं, क्या बनते हैं, फाइबर बनते हैं। और ये इसे कहते हैं फाइब्रोब्रिनोजेन, क्या कराएंगे, फाइब्रिनोजेन, ये होती है। और इसी में हमारी रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो इस तरीके से फंस जाती हैं। और रक्त कणिकाएं जब फंस जाती हैं तो इसे कहते हैं रक्त का थक्का। रक्त का क्या कराएगा, थक्का, ये ब्लड क्लॉट हो जाता है। इस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो केमिकली प्रोसेस होती है, एक रासायनिक क्रिया होती है, एक रासायनिक क्रिया होती है जिसे ब्लड क्लॉट कहते हैं। तो हमने आपको जो है ब्लड के जो कंपोनेंट्स थे उन कंपोनेंट्स की पूरी जानकारी दी, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अब जो अगला जो है इसी का जो टॉपिक है वो है रक्त वर्ग, ब्लड जो है ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स में हम आपको जो है रक्त वर्ग की जानकारी भी देंगे, आरएस फैक्टर की भी जानकारी देंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है, उससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, और वो मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।